हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने इसमें इम्पोर्टेंट व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी है वो ज़्यादातर पाई जाती है। राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में ज़्यादातर पाई जाती है क्योंकि दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो निक्षेपण से मिट्टी आती है उनके साथ बहाव के कारण उसी मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी उसी को कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तर का मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल का नेता नहीं था। इनमें से कौन सा वो नेता है जो इनमें से गर्म दल का नेता नहीं था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले गर्म दल के नेता नहीं थे जबकि ये नरम दल के नेता थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल व अरबिंदो घोष दोस्तों ये तीनों ही गर्म दल के नेता थे। 1907 में सूरत में हुए अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो गुटों में बट गई थी जिनमें से एक दल था नरम दल और एक था गरम दल। वहीं इनमें जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये नरम दल के नेता थे। वहीं ये जो तीनों हैं ये इसमें गरम दल के नेता थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है भारत में वो कौन से राज्य में स्थित है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। दोस्तों असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। दोस्तों किसी भी कार्य को करने की दर इनमें से क्या कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण उसका किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए आपको क्लास में अंत तक जरूर बना रहना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इनमें से किस राजा के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों काफ़ी बार महाजनपदों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें पूछता है महाजनपदों से एक महाजनपद देता है और उसकी राजधानी पूछी जाती है। दोस्तों कौशाम्बी की राजधानी वत्स थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने महाजनपद थे, तो कुल महाजनपद 16 महाजनपद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की थी? दोस्तों, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में आर्थिक वृद्धि बढ़ोतरी हुई थी, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि थोड़ी सुधरी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1992 से लेकर 1997 था। दोस्तों, 1991-92 के दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो चुकी थी। वहीं फिर भारत के जो यहाँ पर भारत में जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा एलपीजी योजना बनाई गई थी, जिसके द्वारा हमारे देश में आयात निर्यात को काफ़ी हदों तक खोल दिया गया था, और उसी के दौरान जो भारत की स्थिति थी वो मजबूत होने लगी थी। उसी के बाद में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही देश की जो आर्थिक वृद्धि थी उसमें बढ़ोतरी होने लगी थी, वरना दोस्तों 1991-92 के दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी जूझ रही थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, स्टीफन हॉकिंस। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, और इसी के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन कर 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया था। वहीं 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो नगर निगम के लिए हुआ था। वहीं जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था उसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल है जो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लखनऊ मंडल। दोस्तों, लखनऊ मंडल उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। दोस्तों, एक वाहन का जो किलोमीटर है वो किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ओडोमीटर। दोस्तों, ओडोमीटर के दौरान किसी भी वाहन का जो उसकी दूरी को मापने की इकाई होती है वो ओडोमीटर होती है। दोस्तों, गलती मत कर देना, स्पीडोमीटर नहीं होता है। राइट आंसर होगा ओडोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में आगरा का डच यात्री था? दोस्तों, इनमें से कौन सा यात्री 17वीं शताब्दी में आगरा में आया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। दोस्तों, फ्रांसिस्को पेलसार्ट 17वीं शताब्दी में इन्होंने भारत का आगमन किया था और ये आगरा में आया था। ये एक डच यात्री था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? इनमें से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यह लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है? दोस्तों, इनमें से कौन से भाग में कंचनजंगा स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। क्योंकि दोस्तों कंचनजंगा जो यहाँ पर कंचनजंगा है वो सिक्किम के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। कंचनजंगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह की पहचान कीजिए। दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह है जो एक पार्थिव ग्रह है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बुध। दोस्तों, बुध ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? दोस्तों, इनमें से कौन सा हिस्सा है जो पृथ्वी का सबसे बाहरी एवं ठोस हिस्सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, क्रस्ट। क्रस्ट है जो वो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था? दोस्तों, 1857 में विद्रोह हुआ था, उसमें जो फैजाबाद का नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? इनमें से कौन सा वो राज्य है जो न्यूनतम साक्षरता दर में तीसरे राज्य पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान तीसरे नंबर पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। वहीं जो बिहार है ये सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर साक्षरता दर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।